तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी के जो है आरईसीटी एग्ज़ाम में आज से महज आप सभी के सामने जो है 2 दिनों का समय रहा है। यानी कि आज 8 तारीख है और 9 और 10 यानी कि 2 दिनों का आपके पास में समय है और आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो अब जो है आप सभी को अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है सीरियस हो जाना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग आपके सभी के लिए क्लासेस आप सभी के समक्ष हैं, यानी कि आज के 35 क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जो है आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं और वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल 2010 में एक सीरीज़ की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आप जो हैं एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं और एक्सेल आपको पता है कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसका आपका एक्सटेंशन नाम क्या होता है, डॉट एक्सेल एक्स होता है ना। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि इनमें जो आपके सीरीज़ की वैल्यू होती है उनको ऑटो भरने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपकी कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ में आर होती है। जिनको भी याद नहीं है वो लोग याद कर लेना कि सीरीज़ को ऑटो भरने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल के साथ में आर होती है। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्या होती है, तो ये स्टूडेंट आपके कॉपी की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस वी जो है आपके पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है, और कंट्रोल प्लस ए यहाँ से स्टूडेंट आप सभी का ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, यानी जितनी भी वैल्यू दी गई है उन सभी को एक साथ में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल का जो है एक्सटेंशन नाम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से ही मौजूद, और आपको एक्सटेंशन दिखेगा वो कौन सा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक तो पीपीटी एक्स दे रखा है, डॉट डॉक एक्स दे रखा है, एक्सएल एक्स दे रखा है और डॉट पीडीएफ दे रखा है। अब जब पावर पॉइंट की बात की जाती है तो ये आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसका एक्सटेंशन स्टूडेंट क्या होता है, आपका डॉट पीपीटी एक्स होता है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका, है ना। और इसका जो है एक्सटेंशन आपका डॉट पीपीटी एक्स होता है। फिर ये डीओ एक्स किसका होता है ना, तो ये आपके एम एस वर्ड का है। किसका है, एम एस वर्ड का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक्सएल एक्स की बात करते हैं तो ये आपके होता है एक्सेल का, है ना। ये किसका होता है, एक्सेल का होता है। और डॉट पीडीएफ जो है आपके पीडीएफ फाइलें होती हैं उनका होता है। अब डॉट पीडीएफ में आपको पीडीएफ का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, और पीडीएफ का जो आपका पूरा नाम होता है वो स्टूडेंट आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है ताकि एग्जाम में आप सभी के अच्छे मार्क्स आ जाए। आगे फिर बात करते हैं कि पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवि और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। यानी कि आप जो है पावर पॉइंट में बनने वाला पेज आपका स्लाइड कहलाता है, ये तो सभी को पता है ना। अब उस स्लाइड के अंदर आप कोई ना कोई पीपीटी बनाओगे, और पीपीटी बनाने के लिए आपको उसमें टेक्स्ट डालने पड़ेंगे, कोई आपको जो है इमेज डालने पड़ेंगे, कोई आपको वीडियोस डालने पड़ेंगे। तो उन सभी के लिए जो कमांड होते हैं वो आपके कौन से टैब में होते हैं, तो वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी इंसर्ट टैब के द्वारा ही आप इन सारी चीज़ों को सॉरी स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ से स्लाइड के रिगार्डिंग आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपको बोलेगा कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो कंट्रोल के साथ में एम होती है। कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है। वही अगर आपको बात करें कि जो है आपकी स्लाइड पहले से बनी हुई है और उसी के जैसी आप क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड लेना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी आपकी कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ में डी होती है। और यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि आपने सब कुछ बना दिया है ना, अब आप जो है प्रेजेंटेशन को शुरू करवाना चाहते हैं, तो शुरू करवाने की शॉर्टकट कुंजी आपकी F5 के साथ में होती है, और उसको बंद करने की क्या होती है, एस्केप होती है। क्या होती है, एस्केप। वहीं अगर आपसे बात करें कि अगर करंट स्लाइड की बात करें, करंट का मतलब आप जिस स्लाइड के अंदर काम कर रहे हो उससे अगर आपको बोले कि आपको स्लाइड से शुरू करना है तो F5 होती है। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर रखनी है, इससे बार आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं होगा, है ना।
आगे फिर बात करते हैं कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है। सबसे पहली बात तो स्लाइड सॉर्टर व्यू करता क्या है कि स्लाइडों की छोटी छोटी तस्वीर बनाने का काम करता है। अब आपसे बात करते हैं कि स्लाइडों की छोटी छोटी तस्वीर बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्या है, तो आप इसके द्वारा स्लाइडों को व्यवस्थित करके आप उन्हें एक जगह क्या कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले समय में आप सभी के लिए इससे भी बेहतरीन क्लासें देने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहने वाली है। और मैं आपसे दावा करता हूं कि वही क्वेश्चन है, आउट ऑफ 35 में से 35 क्वेश्चन आपको हमारी क्लासों से देखने को मिलेंगे। बस ये विश्वास बना के रखिएगा, बेहतरीन रिजल्ट आपको 10 तारीख के दिन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन को जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे बोला यह है कि आप जो है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है या फिर जोड़ने की जो सुविधा होती है वह आपकी क्या होती है ना। तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे, एनिमेशन पेन कहेंगे। यानी कि आप जो है एनिमेशन आपने जोड़ा और उसकी जो आपको सूची दिखाने का जहाँ पर काम होगा है ना, वो आपका स्टूडेंट क्या कहलाएगा, एनिमेशन पेन कहलाएगा। तो ये आप लोग याद रखोगे, है ना। सूची दिखाने का काम किसका होगा, एनिमेशन पेन का काम होगा। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। और वही क्वेश्चन है जो कि RCT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। देखिए स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो स्लाइड मास्टर क्या करती है, आपके उन सभी स्लाइडों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आप कह सकते हैं कि भाई जो है सभी स्लाइड में समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए जो होती है वह आपकी क्या होती है, स्लाइड मास्टर कहलाती है। तो ऑप्शन जो है बी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। आपसे बोला है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है। अब सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि साइबर खतरा होता क्या है ना। तो साइबर खतरा वह होता है जो आपके सिस्टम को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्या करेगा, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। क्या मेलवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पहुंचाते हैं, क्योंकि मेलवेयर में आपके हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। लाइक एज में बात करूँ, ट्रोजन हॉर्स है, आपके स्पाईवेयर हैं, है ना, ये सारे के सारे आपके मेलवेयर होते हैं। क्या सर मेलवेटाइजिंग हमें नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल मेलवेटाइजिंग नुकसान पहुंचाता है। और किसके द्वारा पहुंचाता है, तो आपको याद रखना है विज्ञापन के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश करता है। क्या सेशन हाईजैकिंग होता है, तो बिल्कुल सेशन हाईजैकिंग भी आपका क्या होता है, एक साइबर खतरा होता है। तो फिर हम किसको करेक्ट आंसर मानेंगे, ऑप्शन डी को मानेंगे। ऑल ऑफ द अबव यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर इनके इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके ये 2 दिन आप हमें दीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट देने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आगे फिर आपसे बात की गई है कि एक वेबसाइट पर सिक्योर सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर मुख्य अर्थ क्या होता है ना। सिक्योर सेल की बात की है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे आपको नाम दिया सिक्योर सेल, हो सकता है कि एग्जाम में आपको ट्रस्ट सेल भी नाम दे। क्या दे, ट्रस्ट सेल, है ना, ट्रस्ट सेल भी नाम दे। और ट्रस्ट सेल का मतलब ऐसे सेल जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। यानी कि किसी भी वेबसाइट को क्या होता है कि जब वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट बन जाती है ना, तो उसको क्या दिया जाता है कि एक जो है वेरीफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप यूँ कह सकते हैं। और इसी सर्टिफिकेट को आप सील कह सकते हैं, यानी सिक्योर सील कह सकते हैं, या फिर आप उसको जो है ट्रस्ट सील कह सकते हैं। अब इसके द्वारा होता क्या है, तो मान के चले कि आप अगर उस वेबसाइट के साथ में अपनी निजी जानकारी को शेयर कर रहे हैं, तो वो अपनी निजी जानकारी को एनक्रिप्शन करने की सुविधा देता है। एनक्रिप्शन का मतलब आप और केवल आपको ही अपनी जानकारी पता होगी, बाकी आपके अलावा वो किसी के भी साथ में अपनी जानकारी को साझा नहीं करेगा। तो जो है आपके डेटा जो भी आपने प्रेषित किया उनको सुरक्षित रखेगा, और दूसरी बात उनको एन्क्रिप्शन करने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
आगे फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंधित और नियंत्रित करने की खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं, है ना। तो अपने इंडिया की बात करते हैं और इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए जो है एक एक्ट आया था जिसका नाम स्टूडेंट क्या है, आईटी एक्ट है। क्या है, आईटी एक्ट। और वो कब की बात है, तो आईटी एक्ट 2000 की बात है ना। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी अगर यहाँ से कोई भी स्टूडेंट दे रहा है तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा है कि एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या करता है कि आपको विंडोज़ के अंदर आपको जो है एक पॉइंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक पॉइंट बनाना होता है जिसका नाम क्या है, रीस्टोर पॉइंट। और वो रीस्टोर पॉइंट क्या करता है कि मान के चलो कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी खराबी हो जाती है ना, तो आपके सिस्टम में जो कुछ भी खराबी होगी तो उसमें आपके सिस्टम को, जो आपका सिस्टम पहले था उसी की स्थिति में लाने का काम कौन करेगा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट करेगा। यानी समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में, पूर्व स्थिति में सिस्टम को लाने का काम किसका होगा, तो जो है आपके सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का काम होगा। चलिए स्टूडेंट फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि HTTP का वेब पते के संदर्भ में क्या अर्थ होता है। देखिए HTTP का आपसे पूछा है, और HTTP का मतलब जो आपका होता है वह स्टूडेंट एक प्रोटोकॉल है, और HTTP में आपका जो पूरा नाम होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। अब कभी कभार आपसे यूँ कुछ क्वेश्चन किया जाएगा HTTPS, है ना, HTTPS, और फिर आपसे वो पूछेगा कि इसमें S का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो S का मतलब होता है वह हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर। यानी कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ से तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन आपसे S का मतलब पूछे तो आप लोग याद रखोगे सिक्योर होता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए इजीली। देखो वेब ब्राउज करने के लिए जो है हम लोग जो है वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, ये तो हमें पता है। अब देखो वेब ब्राउज़र से और हमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें पूछे जा सकते हैं कि वेब ब्राउज़र कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, तो आपको पता रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आपके जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनके नाम भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो एक तो आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज, है ना, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज नहीं, आपने नाम सुना होगा एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने नाम सुना होगा, गूगल क्रोम नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे नाम आप सभी ने सुने होंगे। अगर आपसे कभी पूछे कि ये क्या होते हैं तो आपको बताना है कि ये हमारे जो हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। आगे फिर बात करते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है। अब सहेजना आपके यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप जब देखोगे तो वहाँ पे इंग्लिश भी आती है, बहुत लेवल का आपका बहुत लैंग्वेज में आपका पेपर आता है ना। तो वहाँ पे सहेजने के लिए सेव लिखा हुआ होगा, और सेव की शॉर्टकट कुंजी सभी को पता है कंट्रोल के साथ में S होती है। कॉपी मैंने बता दिया है ना, कंट्रोल+C होती है ना, और कंट्रोल+P जो है आपकी प्रिंट की होती है, और कंट्रोल+V जो है ये आपकी पेस्ट की होती है ना। तो ये सारी बातें आप लोग पता रखोगे यहाँ से। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पैन का एक तो पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसके लिए जो फॉर्म लगता है 49A लगता है, ये भी हमें पता है। आगे फिर ये जो है टैक्स के उद्देश्य से आय और वित्तीय लेन देन की परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन C आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कि एक्सेल 2010 में
किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, आपसे बोला है कि कॉपी और कट किए गए जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं उनको पेस्ट करने की जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पेस्ट तो अभी मैंने बता दिया था क्या होती है, कंट्रोल के साथ में वी होती है, कंट्रोल प्लस एस आपके सेव की होती है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होती है, कंट्रोल प्लस पी जो है आपकी प्रिंट की होती है। तो ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंट्रोल प्लस वी आपके जो पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी होती हैं। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल 2010 में सेल पते का मुख्य उदाहरण कौन सा है। अब देखिए, जब आप लोग सेल पता लिखोगे तो सबसे पहले आपकी क्या आएगा, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, देन आपके क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स आपके किसके उदाहरण हैं। तो ये सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। ये आपके क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये क्लाउड स्टोरेज होते हैं। कभी कभार यूँ उल्टा क्वेश्चन भी पूछेगा कि निम्न में से क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, और ये तीनों नाम आपको दिए हुए होंगे और आपको फिर उपरोक्त सभी करना होगा। वही राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने जो है अपने राज ई वॉल्ट को बनाया है। किसको बनाया है, राज ई वॉल्ट को, और इसको जो है आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये सारी जानकारी आप सभी को रखनी है ताकि क्या होगा कि एग्जाम में आप सभी की अच्छी स्कोरिंग बनने वाली है। आगे फिर बात करते हैं कि भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। तो रुपए आपको बताएं कि डेबिट कार्ड होता है जो कि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है जो कि डेबिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल में आता है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्सर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, हम जो लोग जो हैं ट्विटर को क्या बोलते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग, क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। और माइक्रो ब्लॉगिंग उसको क्यों कहते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जो है हम लोग ट्विटर के अंदर महज कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 140 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं। तो लिखने की जो सीमा होती है वो किस में होती है, ट्विटर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर अच्छा क्वेश्चन है कि राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि राजस्थान संपर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान संपर्क एक पोर्टल होता है जिसके टोल फ्री नंबर 181 है, और ये क्या करता है, नागरिकों की शिकायत को सुलझाने का काम करता है। ऑनलाइन शिकायत के लिए जो है उसका निवारण करने के लिए राजस्थान संपर्क का इस्तेमाल किया जाता है। आगे फिर है कि भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यदि आधार कार्ड आपका एक कार्ड होता है जिसमें 12 संख्याएं होती हैं, और ये UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। और ये एक पहचान स्थापित करने के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाला एक क्या होता है, एक कार्ड होता है। देन फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको सही को मिलान करना है। अब देखिए, सही को जब मिलान करोगे तो MS वर्ड जो है आपका दस्तावेज से संबंधित होता है, यानी पहले में आपका R हो जाता है, और MS एक्सेल जो है आपका सीट से संबंधित हो जाता है, और पावर पॉइंट आपका स्लाइड से, यानी RPQ आपको पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना। देन फिर आगे बात करते हैं कि MS वर्ड 2010 में सैनिक टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, यानी कट करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी है, और कट की कंट्रोल के साथ में X होती है ना। ये कट, कॉपी की ये, पेस्ट की आपकी ये, है ना, और सेव करने की ये वाली, है ना, ये सेव की होती है। तो ये सारी बातें आपको पता रखनी है। देन फिर आगे बात करते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस, इसकी शॉर्टकट कुंजी भी पूछी जा सकती है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस H होती है ना, कंट्रोल के साथ में H, ये याद रखोगे। और ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों और वाक्यों को सर्च करना और रिप्लेस करना। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। देन फिर आगे बात करते हैं कि MS वर्ड 2010 में दृश्य आपको दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा ये जानने, और मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ आपको दिखाने का काम करता है। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू आपको बताने का काम करता है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो ई मित्र पोर्टल से बिल भुगतान ये भी हो सकता है, शिकायत ये भी हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जो है ई मित्रा पोर्टल में, ई मित्रा का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है,
क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। तो ये आप सारी बातें याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। देन फिर आगे बात करते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में एमएस वर्ड 2010 में पार्ट के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं, फॉन्ट कलर जो है, हाईलाइट कलर, ये सारे के सारे, है ना। तो ये जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है याद रखेंगे, ये आपको होम के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट के कलर है, हाईलाइट कलर वगैरह जो भी है ना। आगे फिर बात करते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि का मतलब कॉपी करना, और कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में सी, है ना। बाकी ये बता चुके हैं, ये कट की होती हैं, ये आपकी पेस्ट की होती हैं, और ये आपकी सेव की होती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि सेव एज की शॉर्टकट कुंजी पूछी है ना, और सेव एज F12 होता है, ये सभी को पता है ना। कंट्रोल+S सेव है, कंट्रोल+O ओपन की होती है, और कंट्रोल+A जो है आपकी ऑल सेलेक्ट की होती है, किसकी, ऑल सेलेक्ट। आगे फिर बात की है कि आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए, है ना, तो अंडू, है ना, यानी अंडू की शॉर्टकट की ये होती है, और रेडू की पूछे तो कंट्रोल+Y होती है, यानी अनडूइंग और रीडूइंग, है ना। तो ये सारी बातें याद रखोगे। कंट्रोल+X बता दिया, कट की होती है, कंट्रोल+V आपकी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है। देन आगे फिर क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको पहले ही बता दिया ये तो, है ना, इसमें किसी को कोई अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे फिर बोला है कि एमएस एक्सेल में सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने की के लिए जो आदेश देने वाला कौन सा टैब होता है ना। तो इसमें होम ही होगा, होम करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। आगे भी रहे कि एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए जो फंक्शन प्रयुक्त होते हैं वो कौन सा है, तो जोड़ने के लिए सम होता है, और फॉर्मूले की शुरुआत बराबर से होती है, इक्वल से। एवरेज आपके औसत मान को दिखाता है, और मैक्स जो है आपके अधिकतम मूल्य को दिखाने का काम करता है, और काउंट गणना करने का काम करता है। ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। आगे भी रहे कि एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने की जो सुविधा होती है वो कौन से फीचर में होती है, तो फ्रीज पेंस कमांड में, है ना। इन रो और कॉलम का जो आपने टाइटल दिया है वो उनके साथ में होल्ड ना हो, स्क्रॉल करते समय वो साथ में भी स्क्रॉल ना हो, उसको होल्ड रखने के लिए फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, और सभी को जो है वंदे मातरम, जय हिंद।